वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है गुफरान साहब से। गुफरान साहब ऑलरेडी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का HR रोल परफॉर्म कर रहे हैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो रहा है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल, कंसल्टिंग एंड रिटेल के अंदर HR को बहुत बहुत करीब से देखा है और वहाँ पे HR स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा वक्त दिया है रादर देन ऑपरेशंस। और अब बात करेंगे हम इनसे कि रिक्रूटमेंट को आपने कैसे देखा है और रिक्रूटमेंट आपकी नज़र में क्या है। गुफरान साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि यार ये रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, ये क्या है, किस चीज़ के किस तरीके से होती है और आप इसमें कैसे इन्वॉल्व रहे हैं, इस पूरे माजरे को तो समझाइए सर। थैंक यू रंजीत। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का जहाँ तक आपका सवाल है, मुझे एक अपने उस्ताद की एक इंसिडेंट याद आ गया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारे IBA में हमारे एक सर हुआ करते थे, शुजाउद्दीन साहब, शुजा साहब। वो गेट्रोनोवा के हेड ऑफ HR तो नहीं? या सो अमेजिंग, आई हैव हर्ड अ वेरी गुड वर्ड्स। ही इज़ वर्किंग विद गेट्रोनोवा एज अ कैपेसिटी एट द कैपेसिटी ऑफ CHRO में एज अ काम कर रहे हैं। तो वेस्टर्न में उन्होंने बड़ा ट्रैवल किया है। तो उन्होंने बताया कि एक दफ़ा वो USA में थे और उनको एक कंपनी से कॉल आ गई इंटरव्यू की। तो वो इन्होंने इंटरव्यू में देने पहुंच गए, वो अपीयर हुए इंटरव्यू में। रंजीत, यू नो के आफ्टर इंटरव्यू और नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरव्यूअर पूछता है कि आप मेरी कंपनी के बारे में जानना चाहेंगे और आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे। तो उनसे भी यही पूछा गया। तो उन्होंने कहा यस, मैं पूछना आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपकी कंपनी के बारे में और आपके बारे में। तो उस गोरे से पूछा हु आर यू। तो गोरा ने क्या जवाब दिया होगा, या आपके देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। उस गोरे ने ही सेड कि आई एम अ गेट कीपर ऑफ द कंपनी। I'm a gatekeeper of the company. Yeah. Right. He said कि I am a gatekeeper of the company. Although he was the head of HR at that time. तो आपका जो सवाल है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, तो वो भी यही है कि अपनी कंपनी की चौकीदारी कैसे करनी है। दिस इज अ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। और गेट से किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना, किसी से 17 सवाल करने, शायद अंदर जाके कोई फायदा या नुकसान तो नहीं होगा। तो यानी कि आप अमेजिंग। Can I use this statement for my students as well? And I am the gatekeeper of my organization. Yeah. Very good, amazing. So if I say if your organization like a bus, be careful when you take people on board. कि बस में सवार करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। कि बस में कौन बैठे हुए, बस चला कौन रहा है और बस जाएगी कहाँ। वरना अल्टीमेटली फाइनली आपने फिर बस से उनको उतार देना पड़ेगा अगर गलत लोग सवार हो गए। बिल्कुल सही। तो अमेजिंग के एक हेड ऑफ HR वो ये कह रहा है कि आई एम अ गेट कीपर ऑफ द कंपनी। इट मीन्स राइट कि इंडक्शन के टाइम पे हमें सही तरह से तसल्ली कर लेनी है, सोच लेना है कि हम किनको हायर करने जा रहे हैं, जो भी स्पेसिफिक रोल है, जिस पोजीशन के लिए हम इसको हायर करने जा रहे हैं। दिस इज़ अ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। पास की बात करूँ, बहुत सी एग्जाम्पल है रंजीत। पिज़्ज़ा हट एक बहुत मशहूर बुक है, गुड टू ग्रेट बाय जेम्स सी कॉलिन्स। ये बुक हमें सिखाती है, बताती है कि अच्छे से ज़बरदस्त कैसे बनना है। तो पिज़्ज़ा हट के साथ भी यही हुआ कि गुड टू वर्स बन गई। हालांकि कंपेटिटिव एडवांटेज आपके अपने लोग ही होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में ये काम कर रहे होते हैं। तो आपने देखना पड़ेगा कि सोचना पड़ेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो पीपल स्किल्स हैं, किस तरह के लोग हैं, वो कितनी हद तक मेरी वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छे लोग इंडक्शन होगी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन फ्रॉम माई साइड। एब्सोल्युटली यस। एंड थैंक यू शम्स साहब, आपसे बड़ी चाहत है मिलने की, बिकॉज आप 1 मिनट मैनेजर प्रोग्राम पढ़ाते हैं। उन्होंने कोई लास्ट टाइम जब बात हुई थी इनसे, सो मजीद इनके हवाले से बात होगी। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ 5P मॉडल ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स? इसके बारे में क्या ख्याल है, थोड़ी सी रोशनी डालिए। रंजीत, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो कर रही होती है वो कोई ना कोई फ्रेमवर्क या मॉडल पे काम कर रही होती है। अब जैसे कि हमने अभी बात करी, HR के डायनामिक्स चेंज हो गए। अब HR वो पहली वाली नहीं रही, बहुत चेंज हो चुका है। बिल्कुल से हर कोई फ्रेमवर्क मॉडल पे काम कर रहा हो।
कि कंपनी में मुझे ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना, उसका अलग फ्रेमवर्क है। बिल्कुल सही। ठीक है, कॉमन बेनिफिट का अलग फ्रेमवर्क है, पीएमएस का अलग है। तो इसी तरह रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की हम जब बात करते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो फ्रेमवर्क देखा गया है वो 5P मॉडल है। राइट। तो 5P मॉडल के 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जो है एचआर फिलॉसफी है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फिलॉसफी के बगैर सक्सेस नहीं हो सकती। तो एचआर की फिलॉसफी इज़ वेरी सिंपल कि आपकी सोच क्या है, राइट। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा कि एक इदारे में फॉर एग्जांपल उसकी एचआर की फिलॉसफी है कि टैलेंट मैनेजमेंट की मिक्स ऑफ टैलेंट इज़ अ बेस्ट कम्बिनेशन और बेस्ट रेसिपी फॉर पीपल डाइवर्सिटी। कि उसकी सोच है कि बाहर का टैलेंट और इंटरनल टैलेंट को अगर मिक्स ऑफ रेसिपी बनाया जाए, लाइक इंटरनल नॉलेज वर्सेस एक्सटर्नल नॉलेज। बिल्कुल सही। तो वो उनकी फिलॉसफी है। तो उसका पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होगा कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की पॉलिसी जो है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि मैंने डाइवर्सिटी की बात कर दी है, तो दिस इज द पॉलिसी स्टेटमेंट आ गया। बिल्कुल सही। राइट। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करे, ये मेरी सोच है, तो दिस इज़ माई फिलॉसफी। तो पॉलिसी स्टेटमेंट यही होगा कि वी शैल पे द competitive salary which is aligned our organization salary at the 75% percentile. Absolutely yes. So this is the HR philosophy and policy, right? And then lastly eventually आप बहुत मशहूर बात है कि टू नेशन थ्योरी। यस, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी एक उनकी एक सोच थी कि हिंदू और मुसलमान जो है एक अलग अलग कम्युनिटी, एक अलग कौम है, नेशन है। तो सोशल जस्टिस उनको हर को दोनों को एक एक उनको राइट्स मिले, तो उनकी एक सोच थी। तो वो सोच वो पॉलिसी की स्टेटमेंट बन गई, टू नेशन थ्योरी जो है स्टेटमेंट आ गई, और फिर पाकिस्तान जो वजूद में आ गया। तो जो एचआर की फ़िलासफ़ी जो पॉलिसी है वो इसी तरह से काम कर रही होती है। नाउ द थर्ड पार्ट, प्रोग्राम। अब हमने कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से किस लेवल की रिक्रूटमेंट ड्राइव करनी है, कहाँ से इंडक्ट करना है, दिस इज़ अ प्रोग्राम पार्ट। कि कहाँ से मैंने IBA से लेना है, मैंने नट्स से लेना है, और मैंने लम्स जाना है रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, किस लेवल का मुझे टैलेंट चाहिए, तो वो प्रोग्राम का पार्ट होता है। ठीक है। Okay, sir. It was very amazing about the 5 P's that you already explained about it. I am really inspired about the HR philosophy. And to be very honest, जब मैं लोगों से इंटरव्यू करता हूँ HR philosophy, to be very honest, I don't talk too much about it. मेरा एक रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है द नेक्स्ट जनरेशन सेल्स चैम्प प्रोग्राम, जो मेरा बहुत जल्द अब लॉन्च होने वाला है, जिसको यूँ समझ लें इट्स MTO प्रोग्राम, बट आई नेवर कॉल इट MTO प्रोग्राम। तो उसके अंदर मेरी HR philosophy वाला कॉन्सेप्ट मिस है। I'll redo I'll send you the whole presentation। और मेरे जो स्टूडेंट है CBM के बच्चे, और एक खातून है, उसका नाम है मुस्तबशरा, और मेरी क्लास के CRB में बड़ी पावरफुल प्रेजेंटेशन दी है उसने। तो वो प्रेजेंटेशन भी मैं आपको एक मरतबा भेजूंगा, आप उसको रिव्यू करिएगा। और मैं समझता हूँ कि आई थिंक ऐसे बच्चों का काम ना दुनिया को भी पता चले कि क्लास में बैठ के उनकी सोच कितनी अमेजिंग है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। उसके बाद जो आपने ऑलरेडी जो 5P का कॉन्सेप्ट दिया है, I think we rework on it, यानी कि especially the talent like us and the people who are listening to you, अगर वो अपनी recruitment policies, talent acquisition policy को revisit और review करें, तो 5P का गुफरान साहब का methodology, of course गुफरान साहब किसी और की methodology बताते हैं, जो सुनी हमने आपसे है, उसको एक मरतबा sideline करके अपनी पॉलिसी को मद्देनजर रखें और उसका अच्छे से ऑडिट करें, तो मैं समझता हूँ it could be a better. So sir, before taking a break, let's have another question. How can HR value chain add value to recruitment strategic approach of an organization in order to attract the best talent from the market? इसके बारे में क्या कहेंगे? Yes, रंजीत, HR वैल्यू चेन लाइक अगेन वही कि हम इंडक्शन करते हैं, टैलेंट अट्रैक्ट होता है, सिलेक्ट होता है, उसको फिर हम मैनेज करते हैं, उसको फिर ग्रो करते हैं, फिर उसको इंगेज करते हैं, फिर ट्रेनिंग है, फिर PMS है, फिर एट द एंड फिर वो सेपरेशन हो जाता है, वो नेक्स्ट जर्नी पे चला जाता है। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीटर मार्केट में क्या कर रहा है,
और साइड इन्वायरमेंट का बहुत पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में डायनेमिक्स क्या है। मैं जिसको हायर करने जा रहा हूँ एटलीस्ट वो मेरे साथ लॉन्ग टर्म लॉन्ग जर्नी लॉन्ग स्टे करे मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, बिल्कुल इसके लिए वही फ़िलासफ़ी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपकी पॉलिसी, आपकी वैल्यूज़, आपकी जो विज़न है, मिशन है, वो आपकी स्ट्रेटजी से अलाइन करें, एचआर की स्ट्रेटजी से अलाइन करें होना चाहिए, ताकि आपको फुल रिजल्ट मिल सके। बट इसमें एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है HR 5P मॉडल में, HR प्रैक्टिसेस। आ जाए, बहुत से लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि HR प्रैक्टिसेस होती क्या है, वो ड्राइव कैसे होती है। तो वो ये इस तरह से होती है कि कोई भी चीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिखी भी ना हो, बिल्कुल सही, आई रिपीट, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में लिखी भी ना हो और वो किसी प्रोग्राम को कामयाब बना दे, वो HR प्रैक्टिसेस है। ये कैसे हुआ? मैं चाहूंगा इसका एक अच्छा सा एग्जांपल हो जाए, बड़ा उधम हो जाएगा सर ये। श्योर। एक एग्जांपल हो जाए। हाँ, कि देखिए, आई हैवंट वर्क विद एंग्रो फूड, ओके, बट आई विल गिव द एग्जांपल एंग्रो। यस, कि हमारे उस्ताद ने, शुजा साहब ने ही बताया हमें, उनसे हमें पता लगा, क्योंकि उन्होंने एंग्रो फूड में मोर देन 8 years काम किया। तो उन्होंने बताया कि एंग्रो में किसी भी पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ कि प्रेसिडेंट जो है जूनियर ऑफिसर के बैठेगा, साथ लंच में बैठेगा। तो और जब वो ऑफिसर लेवल पे थे तो उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंट जो है, टॉप लीडरशिप जो है, वो मैस में ऑफिसर के साथ बैठ के लंच करते हैं। और असद उमर के लिए भी ये कहा जाता था कि जब CEO थे वो MTO प्रोग्राम में जो स्टूडेंट आते थे उनके साथ बैठ के लंच करते थे, और जो ऑफिसर लेवल पे जो काम करते हैं उनके साथ लंच करते थे। उसके पीछे उनकी फिलॉसफी थी, एक तो वो कल्चर ड्राइव कर रहे थे, राइट, और ये चीज़ बात लिखी भी नहीं थी, उनके बुक में कोई नहीं लिखी हुई थी। तो दिस इज HR प्रैक्टिस। जब कोई भी लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इनिशिएटिव ले रहा होता है तो वो प्रैक्टिस बन जाती है। एब्सोल्युटली यस। तो असद उमर या प्रेसिडेंट, वो उनकी थॉट ये थी, ये उनका माइंड सेट ये था कि वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते थे उन अपने एम्प्लॉइज में, और हिडन पोटेंशियल देखते थे, और बिहेवियर को चेक करते थे कि उनका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। तो वो कल्चर बन गया, वो HR प्रैक्टिस बन गई। अगेन मैं दूसरी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज डू। जैज में जब फर्स्ट टाइम PMS सिस्टम इम्प्लीमेंट होने जा रहा था, जब इम्प्लीमेंट हो गया तो प्रेसिडेंट जो गोरा था उसने कॉल किया HR डिपार्टमेंट में, एंड ही सेड कि प्लीज कम इनटू माय रूम, आप मेरे रूम में आए, ये इम्प्लीमेंट किस तरह से हुआ, ये सॉफ्टवेयर, मुझे इसके बारे में बताइए। तो वो फर्स्ट टाइम तो HR वाला वो घबरा गया कि पता नहीं प्रेसिडेंट ने मुझे बुला लिया है कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। तो प्रेसिडेंट ने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि इसमें गोल कैसे डालते हैं, एंट्री करते हैं, मुझे आप बताएं। सबसे पहले मैं अपने गोल्स डालूंगा, कि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था जैस की पॉलिसी में कि प्रेसिडेंट पहले गोल को डालेगा। तो दिस इज द HR प्रैक्टिसेस, दिस इज द लीडरशिप स्टाइल। एब्सोल्युटली यस, यस। एंड द लास्ट इवेंचुअली आखिरी बात रंजीत, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिक्रूटर के लिए और न्यूली HR में जो काम कर रहे हैं, मिड लेवल मैनेजर और सीनियर लीडरशिप के लिए भी, कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जब कोई कैंडिडेट आपके पास इंटरव्यू देने के लिए आता है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इंटरव्यू के बाद अगर कैंडिडेट के दिल में ये ख्याल आ जाए कि काश मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाए, तो रंजीत आप यकीन जाने कि यू हैव परफॉर्म, यू हैव डन वेरी फैंटास्टिक जॉब। बट हाउ वुड यू नो उसके दिल में ख्याल आया है कि यार ये कंपनी में नौकरी मिल जाए तो उधम हो जाए? हाँ, इसका ताल्लुक EVP से नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मैं EVP एम्प्लॉय वेरी कैसे नहीं का। अच्छा, इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो वो अक्सर गलती कर जाते हैं। बाद दफ़ा पैनल इंटरव्यू भी हो रहा होता है, HR की साइड से गलती नहीं होती और समटाइम हो भी जाती है, और बाद अदर स्टेक होल्डर होते हैं वो गलती कर जाते हैं। आपने कैंडिडेट को ऐसा एक्सपीरियंस कराना है कि वो
कंपनी के बाहर एस्पायरेशन क्रिएट हो जाए, वो ये कहे कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाए, ऑल्दो के वो इस स्पेसिफिक जॉब के लिए, जिस जॉब रोल के लिए वो आया है, वो उसके लिए बेशक वो फिट ना हो, ना है लो, मगर आपने कोई नेगेटिविटी आपने नहीं शो करनी। अल्टीमेटली अगर आपने नेगेटिविटी शो कर दी तो वो आपके इदारे के लिए 10 बातें करेगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी, आपकी कल्चर वैल्यूज ख़राब होंगी, देन वो अल्टीमेटली इफेक्ट होगी ईवीपी पे वैल्यूज पे, बहुत सारी चीज़ों पे। तो ईवीपी तो इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन। अब रंजीत तो कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन भी इम्पोर्टेंट हो गया है। यस। तो आज कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर अगर वो लिंक्डइन पे डाल दे तो वो तो रिटेल सेक्टर तो बोलता है कि ये क्या हो गया। आई डिड इट 2 टाइम्स। मैंने उनके सीईओ की प्रोफाइल पे लिखा क्या ये क्या प्रोडक्ट आपने दिलवा दी, एंड वेरी इमीडिएटली 5-10 मिनट के बाद मुझे कॉल आ गई कि आपने क्या लिखा। मैंने कहा मैंने इतनी कॉल्स की, कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं करता, एंड लिटरली दे रिजॉल्व्ड माय प्रॉब्लम इमीडिएटली। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्प्लिट बनाती है और एक ऑर्गेनाइजेशन जो वाटर का काम करती है। सर 5-10 मिनट में कॉल आ गई। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली परफेक्ट। ईवीपी तो कस्टमर सेंट्रिक भी हो गया। मज़े की बातें करते हैं आपके साथ, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, मजीद बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे कि हम एचआर को किस नज़रिए से देखते हैं और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं उसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं और रिक्रूटर क्या मिस्टेक्स करते हैं। मजीद इस पर हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।